नमस्कार। आज हमारे सामने कुछ दस्तावेज हैं जो दिल्ली में शिक्षकों के एक बड़े संघर्ष की तस्वीर पेश करते हैं। ये कहानी द साइलेंट स्टॉर्म टीचर्स फाइट फॉर जस्टिस उसी के कुछ अंश हैं और ये हमें सीधे उस माहौल में ले जाते हैं। हाँ, मैंने भी देखे हैं दस्तावेज, काफी दिलचस्प हैं। इंडिया गेट पर प्रदर्शन, फिर संसद में वो गर्मा-गर्म बहस, सोशल मीडिया पर जो मुहिम चली, और हाँ, वो शिक्षक नेता बंधु जी, उनकी गिरफ्तारी का भी जिक्र है। वही तो पहली नजर में ऐसा लगता है कि ये सिर्फ कोई नौकरी या सुविधाओं की बात नहीं है। इसमें जैसे सम्मान, अधिकार और शायद भविष्य की कोई बड़ी लड़ाई की गूंज है। बिल्कुल। इन दस्तावेजों से गुजरते हुए मतलब घटनाओं का एक सिलसिला तो साफ पता चलता ही है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है वो तनाव जो शिक्षकों की मांगों और सरकार के नजरिए के बीच साफ दिखता है। हम देखेंगे कि कैसे वो पुरानी पेंशन योजना ओपीएस, उसकी बहाली की मांग, हाँ। और वो जो बार बार टेट मतलब शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है उसका विरोध, ये मुद्दे कैसे इस टकराव के बिल्कुल सेंटर में थे। सही। तो आज का मकसद यही है कि इन स्रोतों से जो मुख्य बातें निकल रही हैं उनको थोड़ा समझा जाए। तो चलिए इन दस्तावेजों के जरिए इस मौन तूफान की परतें खोलते हैं, देखते हैं ये कहानी हमें क्या बताती है। तो कहानी की शुरुआत हो रही है इंडिया गेट के पास से। कड़कड़ाती ठंड का जिक्र है और वहाँ शिक्षकों के टेंट लगे हैं। जैसा इन अंशों में बताया गया है कि झंडे भले ही पुराने पड़ गए हों, लेकिन लोगों का जज्बा वो कायम था। हाँ, वो दृढ़ता महसूस होती है वर्ण में। माहौल में थकान तो थी जाहिर है, मगर एक अजीब सी मतलब एक डटे रहने वाली बात थी। और यहीं एक नाम उभरता है बंधु जी। हाँ, बंधु जी जो उस वक्त जेल में थे। बिल्कुल, और उनकी गैर मौजूदगी ही जैसे उन्हें आंदोलन का सबसे बड़ा प्रतीक बना रही थी। एक जलती मोमबत्ती का जिक्र है और राजीव सर के शब्द भी हैं। क्या थे वो शब्द? जो प्रतीकात्मक महत्व होता है उसको दिखाता है। सही कहा। बंधु जी की अनुपस्थिति, जैसा आपने कहा, वो उनकी उपस्थिति से ज्यादा शक्तिशाली बन जाती है वहाँ। और वो मोमबत्ती और वो कोटेशन ये पूरे संघर्ष को सिर्फ मांगों तक नहीं रखता, बल्कि उसे सिद्धांतों की लड़ाई के तौर पर पेश करता है। यहीं से वो एक नैतिक आयाम लेता है। बिल्कुल। और ये नैतिक लड़ाई फिर सिर्फ इंडिया गेट तक ही नहीं रहती, कहानी हमें संसद की गलियारों तक ले जाती है। हाँ, वहाँ भी जिक्र है। दस्तावेज बताते हैं कि वहाँ माहौल एकदम गर्म था। विपक्ष जोर शोर से सवाल उठा रहा था। किस बारे में? कि भाई शिक्षकों से जो वादे किए थे वो क्यों नहीं पूरे हुए, पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस वो बहाल क्यों नहीं की जा रही। ओपीएस तो बड़ा मुद्दा था। और ये बार बार शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट, इसकी तलवार क्यों लटकी हुई है। और साथ ही सोशल मीडिया पर #Justice for Teachers ट्रेंड करा था। अच्छा, यानी दबाव दोनों तरफ से बन रहा था, अंदर भी बाहर भी। हाँ, डिजिटल दुनिया में भी पूरा जोर था। यहाँ पर देखिए हितों का टकराव कितना साफ नजर आता है। हाँ, एक तरफ शिक्षकों की माने हैं जिन्हें वो अपना अधिकार बता रहे हैं, खासकर वो ओपीएस पुरानी पेंशन योजना, हाँ, जो 2004 के बाद नई भर्तियों के लिए बंद कर दी गई थी। सरकार गारंटी देती थी उसमें पेंशन की, उसकी बहाली। और दूसरा वो टेट वाला। हाँ, और दूसरा वो टेट जिसे पास करना जरूरी होता है, उसके बार बार होने की अनिवार्यता का विरोध। ये उनकी तरफ की बातें थी। और दूसरी तरफ दस्तावेजों के मुताबिक सरकार का पक्ष वो प्रशासनिक और वित्तीय जटिलताओं का हवाला दे रहा था। कह रहे थे कि ये मांगे असंभव हैं या राजनीति से प्रेरित हैं। हाँ, सरकारी पक्ष का यही कहना था कि ये सब राजनीति है, ओपीएस तो हो ही नहीं सकता, आंदोलन अपने आप ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है क्या कि ठीक उसी वक्त, जैसा दस्तावेजों में लिखा है, संसद के बाहर हजारों शिक्षक नारे लगा रहे थे। अच्छा, ओपीएस हमारा अधिकार है, टीटी बार बार नहीं चलेगा। अरे वाह, ये विरोधाभास तो बिल्कुल साफ है। अंदर सत्ता का अपना आकलन चल रहा है और बाहर जमीनी हकीकत का शोर है। बिल्कुल, और ये विरोधाभास ही शायद लोकतंत्र में जो विरोध के स्वर होते हैं और जो सत्ता होती है उनके बीच संवाद की कमी को भी दिखाता है। सही बात है। और जैसा आपने जिक्र किया, वो सोशल मीडिया का ट्रेंड करना, वो दिखाता है कि लड़ाई अब सिर्फ सड़कों या संसद तक नहीं थी, डिजिटल स्पेस में भी उतनी ही शिद्दत से लड़ी जा रही थी। हाँ, ये आजकल के आंदोलनों का एक जरूरी पहलू बन गया है। बिल्कुल। और इसी डिजिटल लड़ाई को एक नया चेहरा मिलता है। दिल्ली से दूर एक छोटे से कमरे से माया मैम का जिक्र आता है। माया मैम? हाँ। अच्छा। हाँ, वो सोशल मीडिया पर लाइव है। दस्तावेज बताते हैं कि उनकी आवाज में थोड़ी कंपन तो थी, लेकिन इरादे बहुत बुलंद थे। वो कह रही थी कि बंधु जी का सपना जिंदा है और ये आवाज पूरे भारत तक पहुंचेगी।
और फिर #टीचर्स मार्च ट्रेंड करने लगता है। अच्छा। और इसी दौरान पत्रकार इसे नाम देते हैं द साइलेंट स्टॉर्म, मतलब मौन तूफान। ये नाम अपने आप में काफी सोचने पर मजबूर करता है ना? मौन क्यों और तूफान क्यों? हाँ, ये नामकरण बहुत सटीक लगता है। मौन शायद उन शिक्षकों की स्थिति को दिखाता है जिन्हें लगता था कि उनकी आवाज सुनी नहीं जा रही, जो सिस्टम के अंदर चुपचाप अपना काम करते रहे शायद। और तूफान वो उनके संगठित होकर उठ खड़े होने और उनका जो बढ़ता प्रभाव था उसका प्रतीक है। सही। और माया मैम का उदाहरण ये दिखाता है कि कैसे डिजिटल तकनीक ने भौगोलिक दूरियों को बिल्कुल मिटा दिया है। हाँ, ये तो है। एक व्यक्ति एक कमरे से बिना किसी बड़े संसाधन के राष्ट्रीय स्तर पर एक संवाद बना सकता है और आंदोलन को नई ऊर्जा दे सकता है। ये एक तरह से विकेंद्रीकृत नेतृत्व का भी उदाहरण है। लेकिन जैसे जैसे ये तूफान जोर पकड़ता है तो जाहिर है इसे रोकने की कोशिशें भी शुरू होती हैं। अक्सर ऐसा होता है। कहानी का रुख अब मंत्रालय की रणनीतियों की तरफ मुड़ता है। दस्तावेजों के मुताबिक प्लान था आंदोलनकारियों में फूट डालो। अच्छा। कुछ को छोटे मोटे फायदे का लालच दो, कुछ पर दबाव बनाओ ताकि एकता टूट जाए। ये तो क्लासिक रणनीति है। हाँ, और जो फिर भी अड़े रहे उनका तबादला कर दो। इसके बाद जिक्र आता है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में शिक्षकों को ट्रांसफर लेटर मिलने लगते हैं। ये तो आंदोलनों को कमजोर करने का जाना पहचाना तरीका लगता है ना? हाँ, बिल्कुल। ये प्रशासनिक दावपेच अक्सर इस्तेमाल होते हैं विरोध प्रदर्शनों को तोड़ने के लिए या उनकी धारकुंद करने के लिए। तबादला एक तरह से जो लीडरशिप होती है उसको बिखेरने की कोशिश होती है और कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ने की भी। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात है कि इन तबादलों पर प्रतिक्रिया क्या आई। बिल्कुल, राजीव सर का जवाब, जैसा इन दस्तावेजों में कोट किया गया है, काफी दमदार है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, हम लड़ने निकले हैं, भागने नहीं। अगर पोस्ट बदलोगे तो क्या, हम वहाँ भी सच्चाई पढ़ाएंगे। अरे वाह। ये प्रतिक्रिया सिर्फ एक बयान नहीं लगती है ना, ये आंदोलन के चरित्र के बारे में कुछ गहरा बता रही है। निश्चित रूप से ये प्रतिक्रिया दिखाती है कि आंदोलनकारी इसे सिर्फ दिल्ली या कुछ खास मांगों तक की लड़ाई नहीं मान रहे थे। राजीव सर का ये कहना कि हम वहां भी सच्चाई पढ़ाएंगे, ये इस संघर्ष को उनके लिए एक बड़े नैतिक और वैचारिक धरातल पर ले जाता है। सही। ये दिखाता है कि उनके नजरिए से ये सिर्फ नौकरी बचाने या सुविधाएं पाने की लड़ाई नहीं है, बल्कि उनके जो मूल्य हैं, जो सच्चाई है, उसके पक्ष में खड़े होने की लड़ाई है, चाहे वो कहीं भी हो। ये उनके संकल्प की गहराई दिखाता है। बिल्कुल। और संकल्प का ये केंद्र बिंदु बंधु जी, वो जेल की सलाखों के पीछे से भी अपनी आवाज बुलंद करते दिखते हैं। हाँ, उनका भी जिक्र है। एक संवाद का जिक्र है जहाँ एक पुलिस अधिकारी उनसे पूछता है कि भाई आप ये सब क्यों कर रहे हैं, ये तो सिर्फ राजनीति है। अच्छा, जेल के अंदर का संवाद? हाँ, और बंधु जी का जवाब सचमुच सोचने पर मजबूर करता है। वो कहते हैं, नहीं बेटा, ये राजनीति नहीं, जिम्मेदारी है। मैं उस पेशे से आता हूँ जिसने भगवान तक को पढ़ाया। अगर आज मैं चुप रहा तो आने वाली पीढ़ियां हम पर हंसेंगी। और उसी पल बाहर से बंधु जी जिंदाबाद के नारे सुनाई देते हैं। वाह, ये संवाद तो ये आंदोलन को एक असाधारण नैतिक ऊंचाई दे देता है ना? बंधु जी इसे निजी लड़ाई या राजनीतिक महत्वाकांक्षा से कहीं ऊपर उठा रहे हैं। वो इसे शिक्षक के ऐतिहासिक और सामाजिक कर्तव्य से जोड़ रहे हैं। भगवान तक को पढ़ाने वाले पेशे का जिक्र। हाँ, और आने वाली पीढ़ियों की बात। यस। ये इस संघर्ष को एक सांस्कृतिक और पीढ़ीगत जिम्मेदारी बना देता है। सही। उनके जो अनुयायी होंगे उनके लिए सिर्फ एक नेता का बयान नहीं होगा, ये प्रेरणा का वो स्रोत बन जाता है जो उन्हें मुश्किल हालात में भी टिके रहने का हौसला देता है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि वो इस लड़ाई को किस नजरिए से देख रहे थे, एक पवित्र कर्तव्य की तरह। और शायद इसी नैतिक बल ने मीडिया का ध्यान और ज्यादा खींचा। हो सकता है। कहानी में एक युवा पत्रकार रवि का जिक्र आता है। वो जेल के बाहर से रिपोर्टिंग कर रहा था। अच्छा। और उसका सवाल था, क्या सरकार आवाज को कैद कर पाई है? दस्तावेज बताते हैं कि ये रिपोर्ट वायरल हो गई। अरे वाह। फिर तो न्यूज चैनलों से लेकर सोशल मीडिया तक हर तरफ शिक्षकों के इस शांत मगर दृढ़ संघर्ष की चर्चा होने लगी। मीडिया का रोल यहाँ अहम हो जाता है। और इसका असर सत्ता के गलियारों तक पहुँचता है। एक मंत्री की चिंता का भी उल्लेख है। क्या चिंता थी? कि अगर ये आवाज नहीं रुकी तो कुर्सी जा सकती है। ओहो, तो मतलब दबाव काम कर रहा था। लगता तो यही है। मीडिया की भूमिका यहाँ एक निर्णायक मोड़ लेती हुई दिख रही है।
रवि की रिपोर्ट और उसका वायरल होना ये दिखाता है कि कैसे एक स्थानीय घटना या एक व्यक्ति की गिरफ्तारी सही समय पर और सही सवाल के साथ राष्ट्रीय विमर्श का केंद्र बन सकती है और जनमत को प्रभावित कर सकती है। हाँ बिल्कुल। और मंत्री की चिंता से ये साफ है कि अब सरकार पर दबाव बढ़ रहा था। ये दिखाता है कि सूचना के इस युग में खासकर स्वतंत्र और डिजिटल मीडिया के जरिए आवाज को दबाना कितना मुश्किल हो सकता है। सही कहा, आवाज को कैद करना बनाम आवाज का फैलना, ये द्वंद्व कहानी के केंद्र में आ जाता है। बिल्कुल। और ये फैलती हुई आवाज आखिरकार संसद के दरवाजे तक पहुंचती है। 15 दिसंबर का जिक्र है, संसद सत्र का दिन था। अच्छा, क्लाइमैक्स जैसा कुछ? हाँ, कुछ वैसा ही। हजारों शिक्षक, जैसा दस्तावेज बताते हैं, संविधान बचाओ शिक्षा बचाओ, ऐसे बैनर लेकर संसद की ओर मार्च करते हैं। पुलिस उन्हें रोकती है, लेकिन भीड़ पूरी तरह शांत और अनुशासित रहती है। राजीव सर फिर सामने आते हैं और कहते हैं, हम यहाँ कोई उपद्रव करने नहीं आए हैं, बस ये याद दिलाने आए हैं कि शिक्षक भी इंसान है, मशीन नहीं। बहुत मानवीय बात कही। हाँ, और मीडिया इस पूरे घटनाक्रम को लाइव दिखा रहा था। ओपीएस बहाली तक संघर्ष जारी रहेगा, ये नारे देश भर में गूंज रहे थे। कहानी में एक दृश्य है जहां अंदर संसद में मंत्री टीवी बंद कर देते हैं, लेकिन उनके चेहरों पर चिंता साफ दिखती है। ये दृश्य कहानी का एक तरह से चरम बिंदु है, जैसा आपने कहा। शांतिपूर्ण प्रदर्शन, संविधान बचाओ शिक्षा बचाओ जैसे नारों से अपने आंदोलन को संवैधानिक मूल्यों से जोड़ना, और मीडिया की लाइव उपस्थिति, ये सब मिलकर एक बहुत शक्तिशाली संदेश बनाते हैं। सही। राजीव सर का बयान, शिक्षक भी इंसान हैं जी, इसे मानवीय चेहरा देता है। इसे सिर्फ आंकड़ों या नीतियों की बहस से ऊपर उठाता है। अब सरकार के लिए इसे महज कानून व्यवस्था की समस्या या कुछ भटके हुए लोगों का आंदोलन कहकर खारिज करना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। और मंत्री का टीवी बंद करना शायद इस असहज सच्चाई का सामना करने का एक प्रतीकात्मक प्रयास है। ये दिखाता है कि आंदोलन अब व्यवस्था के लिए एक बड़ी नैतिक और राजनीतिक चुनौती बन चुका था। कहानी का अंत भी उतना ही प्रभावशाली और भावनात्मक है। अच्छा, कैसे? रात के अंधेरे में संसद के सामने हजारों मोमबत्तियां जल उठती हैं। हाँ, कैंडल लाइट विजिल जैसा। हाँ, दस्तावेजों के अनुसार हर लॉ में एक उम्मीद थी और हर चेहरे पर एक सवाल, क्या न्याय मिलेगा? और इसी बीच एक बच्चा अपनी माँ से पूछता है, मेरे टीचर जेल में क्यों हैं? और माँ का जवाब आता है, क्योंकि वो तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं बेटे। मोमबत्तियां, वो शांति, उम्मीद, सत्य की खोज और शायद मौन रहकर भी अपनी बात कहने का प्रतीक है। और बच्चे का सवाल, वो तो इस पूरे संघर्ष के मर्म को छू लेता है कि ये लड़ाई सिर्फ आज के शिक्षकों की नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ी के भविष्य से जुड़ी हुई है। और माँ का जवाब, वो इस संघर्ष को व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठाकर एक सामूहिक और भविष्योन्मुखी उद्देश्य देता है। सही। ये बताता है कि आंदोलनकारी इसे किस रूप में देख और प्रस्तुत कर रहे थे, सिर्फ अपनी नौकरी के लिए नहीं, बल्कि शिक्षा के भविष्य और आने वाली पीढ़ियों के अधिकारों के लिए एक बड़ी लड़ाई। तो इन दस्तावेजों के आईने में हमने देखा कि कैसे दिल्ली में शिक्षकों का एक समूह अपनी मांगों को लेकर, खासकर वो ओपीएस और टेट वाले मुद्दे, व्यवस्था के सामने खड़ा हुआ। ये सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन की कहानी नहीं है, बल्कि जैसा इन अंशों में उभर कर आता है, ये सिद्धांतों, सम्मान और भविष्य को लेकर एक गहरा संघर्ष का चित्रण है। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे बंधु जी, माया मैम, राजीव सर जैसे व्यक्तियों की कहानियां और उनका नेतृत्व वो सामूहिक आंदोलन का प्रतीक बन गया। हाँ। हमने ये भी देखा कि कैसे सोशल मीडिया और पारंपरिक मीडिया ने मिलकर इस आवाज को स्थानीय से राष्ट्रीय बना दिया। सही। और कैसे सत्ता ने दबाव और विभाजन जैसी रणनीतियों से इसका सामना करने की कोशिश की। इस पूरी प्रक्रिया में संघर्ष के कई पहलू उजागर हुए। व्यक्तिगत दृढ़ता, सामूहिक संगठन की ताकत, रणनीतिक चालें, नैतिक बल का दावा और जन समर्थन जुटाने के आधुनिक तरीके। कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या न्याय मिलेगा? और एक पंक्ति अंत तक गूंजती रहती है, जो शायद इस पूरे संघर्ष का निचोड़ है। सच को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं। और ये हमें उस अंतिम विचार पर लाता है जो इन दस्तावेजों के अंत में उभरता है। क्या? कि आने वाले दिनों में फैसला सिर्फ सरकार या अदालतें नहीं करेंगी, इतिहास भी करेगा। हाँ, ये सोचने वाली बात है। हाँ, कि ऐसे संघर्षों का मूल्यांकन आखिर किस आधार पर होता है? क्या केवल तात्कालिक नतीजों से कि मांगे पूरी हुई या नहीं, या फिर उन नैतिक सवालों से जो उन्होंने समाज के सामने रखे, उस दृढ़ता से जो उन्होंने दिखाई और उस असर से जो उन्होंने व्यवस्था और लोगों की सोच पर डाला? ये सवाल शायद
हर ऐसे संघर्ष के बाद हमारे सामने खड़ा होता है।